स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट का मतलब यह है कि जब हम अपने टेक्स्ट के बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल ले लें कोई इमेज है, उसको टेक्स्ट के अंदर ऐड करेंगे तो फिर टेक्स्ट और उस इमेज की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम कोरल ड्रा में चलते हैं। स्टूडेंट, ये अभी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे एक इमेज जो है वो भी प्लेस करना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं। इनमें सबसे पहला इमेज जो है इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे प्लेस करूँगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं ऑर्डर कमांड यूज़ करके इसका स्टैकिंग ऑर्डर नीचे करूँगा तो ये जो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ कैसे एडजस्ट होंगे, तो इसके लिए हम रैपिंग स्टाइल्स के ऑप्शन जो हैं उनको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करें। ये हमारे पास आ जाएगा समरी टैब, ये क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे है रैप पैराग्राफ टेक्स्ट, इसको आप क्लिक करें। इसमें बेसिकली 3 टाइप के रैपिंग स्टाइल्स हैं। एक है कंटूर, जिसमें एक लेफ़्ट है, राइट है और एक स्ट्रेडल है, जिसका मतलब लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। और उसके बाद दूसरा स्क्वायर, उसमें भी एक लेफ़्ट राइट और स्ट्रेडल दोनों तरफ, लेफ़्ट राइट। और तीसरा है अबव एंड बिलो। सबसे पहले ये सिंपल सा यूज़ करते हैं अबव एंड बिलो। इसको मैं क्लिक करता हूँ। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो इमेज या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, उसके लेफ़्ट और राइट के ऊपर नहीं ऐड होता। ये देखिए, यहाँ भी मैं भी ये पिक्चर लेके जाऊँगा। अगर मैंने अबव एंड बिलो रैपिंग स्टाइल किया हुआ है तो टेक्स्ट या अबव होगा या बिलो होगा, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो फिर पिक्चर लगानी हो, टेक्स्ट लिखना हो फिर पिक्चर लगानी हो, तो उसके लिए ये स्टाइल यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, अब दूसरा जो है वो देखते हैं। स्क्वायर लेफ़्ट जो है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा और राइट साइड पे नहीं लिखा जाएगा। अगर हम बिल्कुल इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर कर देंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे जगह ही नहीं होगी, लेफ़्ट साइड पे भी नहीं लिखा जाएगा, राइट साइड पे तो इसने लिखना ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट स्क्वायर करूँगा तो राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा जाएगा और लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखा जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल इसको राइट साइड पे कर दूँगा तो फिर ये बिल्कुल लाइन जो है क्लियर हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं करता हूँ स्क्वायर स्ट्रेडल टेक्स्ट करता हूँ तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट इसके लेफ़्ट साइड पे भी लिखा जाएगा और राइट साइड पे भी लिखा जाएगा। तो स्ट्रेडल का मतलब है दोनों तरफ। अब मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ उसके राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा जाए और लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ना हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा स्क्वायर राइट, राइट पे लिखा जाएगा और इसको मूव करके यहाँ पे रख दूँगा तो टेक्स्ट बिल्कुल राइट साइड पे रहेगा। अगर इधर थोड़ी सी भी जगह होगी फिर भी टेक्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने राइट साइड वाली ऑप्शन चूज़ की हुई है। अच्छा, दूसरा इमेज मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। उसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि उसके लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा जाए, राइट साइड पे ना लिखा जाए, वो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखता हूँ और रखने के बाद मैं यहाँ से स्क्वायर ही लेफ़्ट कर देता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट आ जाएगा, राइट साइड पे नहीं आएगा। तो हम इसको राइट साइड पे ही इस तरह रख देते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्क्वायर फ्लो लेफ़्ट किया है, अगर मैं कंटूर फ्लो लेफ़्ट करता हूँ तो फिर भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा। और इसी तरह अगर मैं सेंटर में फर्ज करें ले जाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कंटूर स्ट्रेडल टेक्स्ट, फिर भी वैसा ही है। और स्क्वायर स्ट्रेडल टेक्स्ट, फिर भी वैसा ही है। फ़र्क कहाँ पे है? अभी मैं नेक्स्ट अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। इसको वापस अपनी जगह के ऊपर रख देते हैं। इसको स्क्वायर फ्लो लेफ़्ट करके इसको अपनी जगह के ऊपर रख देते हैं। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल चौरस है तो फिर आप स्क्वायर कर लें या आप कंटूर कर लें, दोनों ऑप्शन एक जैसा ही काम करेंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्वायर नहीं है तो फिर स्क्वायर और कंटूर दोनों में आपको डिफरेंस जो है उसका नज़र आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्वायर वाली कोई ऑप्शन लेता हूँ। चलें स्क्वायर स्ट्रेडल टेक्स्ट ले लेते हैं कि जब आप स्क्वायर वाली ऑप्शन लेते हैं तो फिर टेक्स्ट जो होता है वो बाउंडिंग बॉक्सेस को फॉलो करता है।
यानी ये बाउंडिंग बॉक्सेस जो आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं इनको बाउंडिंग बॉक्सेस कहा जाता है। टेक्स्ट जो है वो इनको फॉलो करता है, इनकी लाइंस के साथ साथ रहता है, इसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कंटूर तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के कर्व को फॉलो करता है, वो बाउंडिंग बॉक्सेस को फॉलो नहीं करता। ये देखें उनके अंदर गया हुआ है टेक्स्ट, बल्कि कर्व जो है यहाँ पे कर्व यहाँ तक शेप होती है उसके साथ साथ उसको फॉलो कर रहा होता है। यहाँ जहाँ शेप के ऊपर जगह खाली ज़्यादा खाली नज़र आएगी वहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे कम होगी वहाँ पे कम होगा, यानी स्क्वायर की शक्ल नहीं इख्तियार करेगा। इस तरह ये स्क्वायर बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं इस तरह नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट के कर्व को फॉलो करेगा। यहाँ जहाँ उसका कर्व होगा उसके साथ साथ टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। तो इसीलिए जब हमारा ऑब्जेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर दोनों एक तरह से होते हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो चौरस नहीं होता, गोल होता है, या उसकी शक्ल जो होती है कोई और होती है, तो फिर इसका फ़र्क जो है वो नज़र आता है। कंटूर का मतलब ये होगा कि टेक्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के कर्व को फॉलो करेगा, उसके कर्व के साथ साथ लिखा जाएगा। और अगर स्क्वायर होगा तो वो बाउंडिंग बॉक्स जो स्क्वायर होते हैं उनकी उसको फॉलो करेगा। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से कंटूर राइट कर देता हूँ तो राइट साइड पे टेक्स्ट आएगा। अगर मैं ये कर देता हूँ स्टैडल टेक्स्ट करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट इधर भी आ जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसको रोकने के लिए मैं यहाँ से कंटूर राइट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा। एक तो कंटूर की वजह से वो ऑब्जेक्ट का जो कर्व है उसके साथ साथ रहेगा, और दूसरा वो राइट साइड पे रहेगा, लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ भी जगह है वरना वो यहाँ पे भी आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। इस तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रैपिंग स्टाइल्स को यूज़ करते हुए टेक्स्ट और इमेज को साथ साथ एडजस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि हम अपना रैपिंग स्टाइल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इन रैपिंग स्टाइल से सेटिस्फाइड ना हो तो हम अपना तरीका भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ये बिल्ली है, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्ली है उसके ऊपर टेक्स्ट ना आए, उसके साथ साथ साइड के ऊपर इस तरह से रैप हो जाए। तो उसके लिए मुझे अपना मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेथड मैंने अभी स्टडी की है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अप्लाई इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बिल्ली वाले इस इमेज में बैकग्राउंड भी है और ये चौरस इमेज है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट चौरस हो तो फिर आप उसके ऊपर कंटूर यूज़ करें या स्क्वायर यूज़ करें, दोनों एक ही तरह से होते हैं। तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ना चाहता हूँ, बाकी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 गाइडलाइंस ऐड करूँगा। अब मैं अपनी शेप क्रिएट करूँगा, फिर टेक्स्ट उसके अंदर लिख लूँगा। मैं यहाँ से बेजियर टूल लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं स्नैप टू गाइडलाइंस की ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैंने इधर क्लिक कर दिया, फिर मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक कर दिया, इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इधर इधर मैंने साथ साथ उसके बेजियर टूल के साथ क्लिक करके उसी तरह पाथ क्रिएट कर देना है। एक तरफ ये बॉक्स बन गया और दूसरी तरफ यहाँ क्लिक किया, इधर इस कॉर्नर के ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पे मैं इसी तरह साथ साथ क्लिक करता जाऊँगा। अब गाइडलाइंस को आप डिलीट कर दें, ये एक शेप है, फिल करके देख लें, ठीक है, और इसको भी फिल करके देख लें, ये भी बन गई। अच्छा, अब गाइडलाइंस को आप डिलीट कर दें, डिलीट और डिलीट। अब ये देखें आपने उसके साथ साथ इस तरह से शेप बना ली। अब इन शेप के ऊपर आप टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लें, इसके अंदर आएँ और जब इस तरह का साइन बन जाए, आई बीम के नीचे डॉटेड रेक्टेंगल बने, आप क्लिक कर दें, टेक्स्ट फ्रेम ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। ये देखें आपने उसमें टेक्स्ट लिखा तो ये इस तरह से बन गया। यहाँ से आप क्लिक कर दें, शेप के ऊपर जो आपने क्रिएट की थी उसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट फ्रेम ही रह जाए। इसी तरह इसके ऊपर भी आप क्लिक करें और यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें
और यहाँ क्लिक कर दें, इसके अंदर भी टेक्स्ट फ्रेम ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करके अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या फिलहाल इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दें, तो ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। इसकी भी आप जो शेप है उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करें, वो हाइड हो जाएगी। तो ये देखें आपने अपना रैपिंग स्टाइल जो है वो क्रिएट कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम की प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। इसको क्लिक करें, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर कलर भी फिल हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर कलर फिल हो गया, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है कलर फिल करने की, तो मैं नो कलर कर देता हूँ। तो बेसिकली बताना ये था कि आप खुद से शेप बना के अपना रैपिंग स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो अवेलेबल रैपिंग स्टाइल है उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, तो आप इस तरीके से खुद से शेप बनाएं और उसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस कर दें, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखें। तो इस तरह से आपका अपना रैपिंग स्टाइल जो है वो बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट फ्रेम्स को आपस में लिंक करना सीखते हैं। टेक्स्ट फ्रेम्स को लिंक क्यों किया जाता है, उसकी एक वजह ये होती है कि अगर फ्रेम के अंदर टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको दूसरे टेक्स्ट फ्रेम के अंदर भेज दिया जाए। इस तरह से टेक्स्ट फिर दो फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाता है। या फिर किसी फ्रेम के अंदर टेक्स्ट जो है वो आपने एडिट करके उसको डिलीट कर दिया, तो अगले फ्रेम से टेक्स्ट वापस पिछले फ्रेम में आके उसको फिल कर दे, आपको मैनुअली कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो इस तरह हमारा बहुत सा टाइम जो है वो बच जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम अपने टेक्स्ट फ्रेम्स को रीसाइज करते हैं, रीसाइज करने की वजह से भी टेक्स्ट डिस्टर्ब होता है। इसी तरह अगर हम किसी फ्रेम का साइज़ कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो एडिशनल टेक्स्ट है वो दूसरे फ्रेम के अंदर फ्लो करके चला जाएगा। अगर हम उसका साइज़ ज़्यादा करते हैं तो अगले फ्रेम से फ्लो होकर वापस पिछले फ्रेम में आके उसको फिल कर देगा। इसी तरह की सूरत हाल होती हैं जिनकी वजह से हमें टेक्स्ट फ्रेम्स को आपस में लिंक करना पड़ता है। एक चीज़ और याद रखें कि हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को आपस में लिंक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कोरल ड्रा में चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये मेरे पास एक टेक्स्ट फ्रेम के अंदर टेक्स्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज का टेक्स्ट जो है वो बाएं जानिब के फ्रेम से स्टार्ट हो यहाँ से और इसकी तरफ फ्लो करे। इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ इसमें टाइप कर दिया, जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ बाएं तरफ के फ्रेम से। तो मैं चाहता हूँ ये फ़्लो होके उसमें चला जाए और मुझे मैनुअली कट पेस्ट ना करना पड़े। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये ऊपर टेक्स्ट फ्लो का बटन है, मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं नया फ्रेम जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें कि पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो फ्लो होके इसमें आ गया। इसमें और भी नीचे थोड़ी सी जगह है, तो मैं इस अब सेकंड पैराग्राफ जो है वो इसमें टाइप करता हूँ। मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर ले, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल वी। ये देखिए मैंने इसमें सेकंड पैराग्राफ टाइप किया, जो एडिशनल टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली फ्लो होकर अपने ओरिजिनल फ्रेम के अंदर चला गया। टेक्स्ट अब बाएं फ्रेम से स्टार्ट होकर ओरिजिनल फ्रेम की तरफ फ्लो हो रहा है। इसी तरह अब हम नीचे टेक्स्ट फ्लो को क्लिक करके एक फ्रेम क्रिएट करेंगे जिसमें इसके बाद टेक्स्ट जो है वो फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करूँगा। अब जब टेक्स्ट इसके अंदर ज़्यादा होगा तो वो इसके अंदर फ्लो करेगा। तो एक चीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड ये भी ऑन कर देता हूँ। इसको भी क्लिक करके अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने बेस लाइन ग्रिड जब ऑन की तो उससे लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो फ्लो करके इसके अंदर चला गया। इसकी भी राइट क्लिक करके अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड ऑन कर देते हैं। ग्रिड के ऊपर अलाइन करने से टेक्स्ट जो है वो लाइंस के ऊपर आ गया। एक चीज़ ये थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे है, तो यहाँ से लाइन बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ी सी नीचे है। या हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको आप क्लिक बल्कि इनका साइज़ जो है वो चेंज कर देते हैं। इसका साइज़ जो है वो हमारा 3-4 है, हम इनका साइज़ भी 3 और 4 कर देते हैं ताकि एक साइज़ के बन जाए। और इसी तरह इसको भी 3 और 4, इसको भी हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे और नीचे
बॉटम के ऊपर कर देते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि हम ऑब्जेक्ट में जाएं और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट जो है उसको यूज़ कर लें। इसको दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इनको आप यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर दें अलाइन बॉटम, और इसको सिलेक्ट करके आप राइट कर दें और इसको सिलेक्ट करके आप लेफ़्ट कर दें। तो इस तरह से ये ठीक हो जाए। अब देखें टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा नीचे या ऊपर करना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में अब मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से बेस लाइन ग्रिड का फासला चेंज करके आप अपनी लाइंस को अपनी मर्ज़ी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एक पेज के ऊपर एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में फ़्लो हो रहा है। जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो ये बताता है, ये लाइन जो इंडिकेट करती है कि ये टेक्स्ट इधर से आ रहा है और ये उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो पेजेस के दरमियान फ़्लो हो, इस तरह से एक फ्रेम जो एक पेज के ऊपर है और दूसरा फ्रेम दूसरे पेज के ऊपर है, उनके दरमियान किस तरह से टेक्स्ट जो है वो फ़्लो होगा। तो मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर यही वाले बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लूँगा। मैं यहीं पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पेज जो है इसकी ऑप्शन क्लिक करता हूँ। इसके बाद एक तो यह कि पेज आपने इससे पहले क्रिएट करना है या बाद में, तो मैं आफ्टर सेलेक्टेड पेज कि इसके बाद में करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट, कि जो कुछ इस पेज के ऊपर लिखा हुआ वही दूसरे पेज के ऊपर आ जाए। ओके का बटन प्रेस करूँगा, ये देखें नीचे सेकंड पेज आएगा। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज। यहाँ मैं टाइप करके 2 कर देता हूँ, ये चैप्टर 2 है। ये सेकंड पेज के ऊपर जब ये पेज आए तो ये आपस में इनका लिंक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, तो इनका लिंक दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और बॉटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर इसी तरह इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर इस तरीके से इनका लिंक जो है वो बन जाएगा। अच्छा, मैं इसको पिछले पेज के ऊपर इसका लिंक लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पेज नंबर 1 के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऊपर वाले टेक्स्ट फ्लो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो फिर पिछले वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर करेंगे कि पिछले में से इसमें आएगा। अगर इससे आगे वाले में जाना है तो नीचे वाले पे क्लिक करके अगले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका मतलब इससे आगे जाएगा। तो इस तरतीब से आप क्लिक करेंगे। अब ये देखें, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पेज नंबर 1 लिखा आता है, तो ये इंडिकेटर मुझे बताता है कि ये पेज 1 से टेक्स्ट यहाँ पे फ़्लो होके आएगा। और अगर मैं पेज 1 पे जाता हूँ और लास्ट टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो ये इंडिकेटर मुझे बताएगा कि ये टेक्स्ट वो यहाँ से फ़्लो होके अब अगले पेज के ऊपर जाएगा। अब आप देखें, पहले इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट कम था, अब इसके अंदर फिल हो गया। वो कहाँ से आया, क्योंकि इसमें जगह थी तो इसमें से फ़्लो होके वापस इसके ऊपर आ गया। अब ये फिल हो गया क्योंकि इसमें जगह थी। और इसी तरह इसके अंदर आप देखें अब टेक्स्ट जो है वो कम रह गया। तो इस तरह से अब आप टेक्स्ट फ्रेम को एक पेज के ऊपर भी लिंक कर सकते हैं और मल्टीपल पेजेस के दरमियान भी लिंक कर सकते हैं। ये डिलीट कर देता हूँ दोनों, तो अब ऑटोमेटिकली इसका लिंक बन जाएगा। लास्ट यही रह गया, इसका लिंक पिछले वाले पेज के साथ बन गया। और इसका ये देखें बॉर्डर भी रेड हो गया, मतलब इसके अंदर अब टेक्स्ट ज़्यादा है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं इन दोनों को भी डिलीट करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने 2 पेजेस के ऊपर फ्रेम्स को लिंक करना है। और एक पेज के ऊपर आपने फ्रेम क्रिएट किया हुआ है और दूसरे पेज के ऊपर भी आपने बिल्कुल उसी जगह के ऊपर फ्रेम क्रिएट करना है जबकि वहाँ पे कोई भी फ्रेम नहीं है। तो उसी जगह के ऊपर किस तरह से आप क्रिएट करेंगे जबकि पिछले पेज का फ्रेम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि उसकी एक्चुअल स्पॉट और उसकी जगह कौन सी है। तो आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले मैं इसको राइट क्लिक करके अलाइन टू बेस लाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसमें से 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो डिलीट भी कर देता हूँ। तो इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे पैराग्राफ डिलीट करने के लिए पैराग्राफ में कर्सर रखें, उसको 3 दफ़ा क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। एक और पैराग्राफ डिलीट कर दें, 3 दफ़ा क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब ये कि पैराग्राफ रह गया। अब आपने दूसरे पेज के ऊपर बिल्कुल उसी जगह के ऊपर और उसी साइज़ का टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करके उसको लिंक करना है ताकि एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर फ्लो कर जाए। तो उसके लिए आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल टेक्स्ट फ्रेम है ही नहीं, तो आप उस जगह के ऊपर पॉइंटर लेके जाएं। जब आप पॉइंटर उसके ऊपर लेके आएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रे बॉर्डर की डॉटेड रेक्टेंगल बन जाएगी, ये इंडिकेट करने के लिए कि आपका पिछले पेज के ऊपर जो टेक्स्ट फ्रेम है वो इस जगह के ऊपर है। यूँ ही आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रेम भी उस जगह के ऊपर क्रिएट हो जाएगा
और वो लिंक भी हो जाएगा अपने पिछले पेज के टेक्स्ट फ्रेम के साथ, और जो एडिशनल टेक्स्ट है वो फ्लो करके इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर एक ही स्पॉट के ऊपर टेक्स्ट फ्रेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको लिंक भी कर सकते हैं।